डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और जेईई मेन के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। पॉइंट स्ट्रेट लाइन से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही डिफ़िकल्ट समझते हैं क्योंकि वो उसको विजुलाइज नहीं करते। लेकिन जब आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप फील कर पा रहे हो। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। हम बिल्कुल बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट को, पॉइंट क्या, जैसे ये कोई पॉइंट है, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए कि यार ये उस कॉर्नर से इतनी दूर है या उस पॉइंट से हमें इतनी दूर है। तो किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है ये है एक्स एक्सिस और ये जो वाई ओ वाई डैश है ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सब पर एक्स 0 होता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हो सकता है आपको इतनी सिंपल बातें पता हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लिखा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, x ही सबसे पहले बोला जाता है यहाँ पर, और y पॉजिटिव होता है इसलिए इसको नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव इस तरह से लिखा जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, माइनस कोमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर कोई भी पॉइंट है पी एक्स कोमा y, तो यहाँ पर x क्या होता है, यहाँ पर x होता है एब्सिसा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहाँ पर x को बोला जाता है एब्सिसा और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट में y क्या होता है, y होता है ऑर्डिनेट। ये देखिए y होता है ऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मान लीजिए अगर आपका कोई पॉइंट है -2,3, मान लीजिए को पॉइंट है -2,3, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है -2,3। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 है और x क्या होता है, ये मान लीजिए -1 है, ये -2 है और 3। तो y एक्सिस पे देखेंगे, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इधर से -2 और इधर से 3, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,3 हो जाएगा। ओके, जैसे आपका कोई कोऑर्डिनेट है -1,-1, x और y दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो x -1 और y भी -1, तो इधर से आगे बढ़े, इधर से आगे बढ़े, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा -1,-1। इसी तरह से अगर आपका x4 हो, y -1 हो, तो x4 इधर से 4 चलेंगे, इधर से -1, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 4,-1।
तो किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x, y, जहाँ पर x होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, अब किसी भी पॉइंट को मेजर करने का सेकंड अप्रोच होता है पोलर सिस्टम। हम उसको समझते हैं। हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सेकंड सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हालांकि 11-12 एनसीईआरटी के अंदर और कंपटीशन के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाता है, लेकिन इसकी बात फिर यहीं छोड़ दी जाती है और पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करी जाती है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन फिर इसकी बात मैं यहीं छोड़ दूंगा और हम पूरी की पूरी बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं r, थीटा से, जहां पर थीटा जो एंगल होता है वो इस डायरेक्शन में एंगल होता है। ठीक है, r होता है पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मैं कोई पॉइंट x, y मानूं तो ये पॉइंट r है और ये एंगल थीटा है। ठीक, r का इधर कंपोनेंट होगा r कोस थीटा और r का वर्टिकल कंपोनेंट होगा r साइन थीटा, यानी कि x की वैल्यू है r कोस थीटा और y की वैल्यू है r साइन थीटा। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया तो आप उससे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल लो, और आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया तो आप उससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदल लो। तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन निकाला, x बराबर r कोस थीटा और y बराबर r साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो r की वैल्यू है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आप देखिए r से r कट जाएगा और tan थीटा बराबर y/x, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे और कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलेंगे। तो एग्जांपल लेके अब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। ये 2, π/3 है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा सिस्टम है, ये पोलर सिस्टम है r, थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन सिस्टम में बदलना है। अब कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का रिलेशन होता है x = r कोस थीटा और y = r साइन थीटा। ठीक है, r क्या है 2 और थीटा कितना है π/3। तो x की वैल्यू आ गई 2 कोस π/3, कोस 60 1/2, तो ये हो गया 1, और y = r साइन थीटा 2 साइन π/3 साइन 60 √3/2, तो ये हो गया √3। तो आंसर आ गया 1, √3। तो 2, π/3 को अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करूं तो 1, π/3। नेक्स्ट एग्जांपल, -1, -1 ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और मेरे को इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जो स्टूडेंट से गलती होती है। अब मुझे किस में बदलना है, r, थीटा में बदलना है। r में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, r होता है √x² + y² -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा √2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। थीटा में गलती होती है, थीटा होता है tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स -1/-1। अब क्या ये π/4 हो गया, tan इनवर्स -1/-1। लेकिन नोटिस करिए ये जो पॉइंट है ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 कैसे आएगा। अगर यह 1, 1 होता तो भी यही आता, और -1, -1 है तो भी यही आ रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप एक टेबल बना लीजिए इस तरह से, ये अल्फा, यहां π-α, यहां पर -π-α और यह -α। मैं क्या कहना चाहता हूं
यहाँ पर अल्फा कह दो या थीटा कह दो, π/4 आ गया। लेकिन आप ये देखिए वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट का है, ये -1, -1, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट का है। तो आपका आंसर अल्फा इक्वल टू π/4 इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपका जो थीटा एंगल होगा वो होगा -π/4 -3π/4, ठीक है। तो आंसर होगा r, थीटा, यानी कि r हो जाएगा √2, -3π/4। क्लियर हो गई बात? √2, -3π/4। और देखें ये -1, -1 है। -1, -1 कौन सा क्वाड्रेंट? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो सबसे पहले तो r की वैल्यू निकाल लें। -1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि √2। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स y/x, तो ये आ गया tan इनवर्स -1। अब यहां पर गड़बड़ होती है। अब आप इसे -π/4 लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? आप नोटिस करिए ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहां पर आप लिखेंगे π-π/4 यानी कि 3π/4। तो आंसर हो जाएगा √2, 3π/4, ठीक है। किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन से पोलर में बदलना है या पोलर से कार्टेशियन में बदलना है तो आप यूज करेंगे r cos थीटा, r sin थीटा, लेकिन थीटा निकालते हुए आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। यहां आ जाइए, -1, -π/4 पोलर से कार्टेशियन में बदलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। x बराबर होता है r cos थीटा -1 cos -π/4। cos -π/4 1/√2 है, यानी कि ये हो जाएगा -1/√2। और इसी तरह से y है r sin थीटा -1 sin -π/4, ये हो जाएगा 1/√2। तो ये आ जाएगा -1/√2 और 1/√2, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहला और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम से और पोलर सिस्टम से। फिर कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना और पोलर को कार्टेशियन में चेंज करने की हमने बात करी, लेकिन पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट फिर आगे कार्टेशियन सिस्टम में आगे बढ़ती है। अब मेरे पास एक नहीं दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, और इनके बीच की मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। x1 y1 पॉइंट का मतलब क्या होता है? x1 y1 पॉइंट का मतलब है ये डिस्टेंस x1 और ये वाली जो हाइट है ये y1, और इसी तरह से b पॉइंट, तो ये वाली डिस्टेंस x2 और ये जो हाइट है ये क्या होगा y2। तो ये x1 है और ये x2 है, तो इनके बीच का जो गैप है ये है x2 माइनस x1। इसी तरह से ये y1 है और ये टोटल y2 है, तो इनके बीच का जो गैप है वो है y2 माइनस y1। और आप देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राइंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकता हूं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो AC डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस y1 है और ये डिस्टेंस y2 है, तो ये BC डिस्टेंस क्या है y2 माइनस y1। तो अगर हम AC और BC की जगह ये पुट कर दें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। आइंदा हम इससे डायग्राम नहीं बनाएंगे, आइंदा हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हम देखते हैं
इस डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्या क्या प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनेंगे। मैं बार बार हम एक ही लाइन बोलता हूं, मैथमेटिक्स में इस थ्योरी से क्वेश्चन नहीं होते। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या क्या प्रोफाइल यहां पर बनेंगी कि एक ट्राइंगल दे देंगे, उसके वर्टिसेस दे देंगे और ऐसा बोलेंगे ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल, इक्विलेटरल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे देंगे और ऐसा बोलेंगे ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर क्वेश्चन की प्रोफाइल में अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और आपसे बोला गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या ऐसा भी बोल सकता है कि पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तब होगा इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको बीच में ही एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्राइंगल कब बनता है। ट्राइंगल तब बनता है व्हेन सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल कब बनेगा, जब ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहे, और वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल तब बनेगा जब वो उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल तब बनेगा जब कोई भी 2 साइड इक्वल है ना, कोई भी 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल नहीं है तो ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है स्केलिन ट्राइंगल। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये चेक कर लेना कि तीनों साइड इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड हो, तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ओके। और 2 साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं और मान लीजिए वो 4 पॉइंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो यहां पर हमसे पूछा जाएगा वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा। तो 4 पॉइंट्स स्क्वायर बनाएंगे जब उसकी चारों साइड इक्वल हैं और उनके डायगोनल भी इक्वल हैं। जब उनके चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं। वो रोम्बस बनाएंगे जब उनकी ऑल 4 साइड आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, दोनों की चारों साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर के अंदर डायगोनल भी इक्वल है और रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ही मैंने बिल्कुल सिमेट्री में लिखा है ताकि आपको याद रखना इजी हो। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ही अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और चीज मैं यहां पर ऐड कर दूं कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ओके, ये स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में से कुछ हैं, तो ए और सी का जो मिड पॉइंट है वही बी और डी का मिड पॉइंट होना चाहिए। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट हमेशा सेम आता है। क्वेश्चंस करते हैं अब हम। मैंने आपको यह बताया कि क्वेश्चंस की प्रोफाइल क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। मेरी आदत है, मैं जब भी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करता हूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और फिर धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट लेवल तक चला जाता हूं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, find the number of point on x-axis whose distance from 4,5
अब ये 3 क्वेश्चन हैं, लेस देन 5, इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 5। क्या क्वेश्चन है एक बार हम समझें। एक पॉइंट है 4,5, तो 4,5 का क्या मतलब है 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट, और 5 1 2 3 4 5 यहां पर 5 यूनिट, तो 4,5 जो पॉइंट होगा वो यहां कहीं होगा। ओके, तो 4,5 के अंदर ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, और ये डिस्टेंस कितनी है 5 है। ओके, अब क्वेश्चन में है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस लेस देन 5 है। अब सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस सबसे मिनिमम होती है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट की सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 5 है, और जैसे जैसे मैं इधर आगे बढ़ूंगा या जैसे जैसे मैं इधर आगे बढ़ूंगा तो डिस्टेंस 5 से बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसकी डिस्टेंस लेस देन 5 है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस 5 है, 5 से लेस तो कभी होगी नहीं। तो ऐसे कितने पॉइंट है, तो हम बोलेंगे 9 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है। मैंने आंसर को ब्रैकेट में कर दिया, इक्वल टू 5, ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है। तो ऑब्वियसली जस्ट इसके नीचे जो है 4,0 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी जो डिस्टेंस है 4,0 की 4,5 से, ये डिस्टेंस 5 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ओनली 1 पॉइंट होगा जिसकी जो डिस्टेंस है वो 5 है। और ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस 5 से भी ग्रेटर है। इधर हम चलें तो सारी पॉइंट पे 5 से ग्रेटर है, और इधर हम चलें तो भी सारे पॉइंट पे 5 से ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बनते चले जाएं और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0,1। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट, एक और कोई पॉइंट है जिसका एब्सिसा मुझे नहीं पता, और ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, एब्सिसा मुझे नहीं पता और y की वैल्यू -3 है। एब्सिसा को थोड़ी देर के लिए मैंने x के दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5, क्या बोला है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 5 है। तो एब्सिसा ऑफ सेकंड पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। क्वेश्चन है इस सेकंड पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। तो क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर 16, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो 25 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 3 और -3, यानी कि ऐसे 2 पॉइंट होंगे 3 और -3 जो उस पॉइंट के एब्सिसा हैं, और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे 3, -3 और -3, -3, ये फाइनल पॉइंट हो जाएंगे जिसकी 0,1 से डिस्टेंस कितनी है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर - 2ax + b स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट a एंड b। a और b 2 पॉइंट हैं, उनके एब्सिसा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, ओके। एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर - 2px + q स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, फाइंड डिस्टेंस ab, ओके। अब एज्यूम करा कि a पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2, ओके। तो ab क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का
होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब आपको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके रूट है x1 x2। अब ये ना मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व है, और मेंस के अंदर ऐसे 7-8 क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें एक बार में 2 चैप्टर कनेक्ट हो पाए। अब इनके जो एब्सिसा है यानी कि x1 और x2 वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो 2a/1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी तरह से अनादर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसके रूट है y1 y2। तो अगर इसके रूट y1 y2 हैं तो सम ऑफ रूट ये है 2p माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि c बाई ए क्यू स्क्वायर। तो अब मुझे x1 प्लस x2 पता है और x1 x2 पता है, और उधर y1 प्लस y2 पता है और y1 y2 पता है, तो इसको हम चेंज कर ले। इसको हम क्या लिखें, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये कैसे लिखा, जब ये ओपन होएगा तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 और माइनस 4x1 x2, तो ये दोनों मिलकर माइनस 2x1 x2 हो जाएंगे, और ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। इसी तरह से ये है y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब x1 प्लस x2 वहां पर 2a है तो यहां 4a स्क्वायर हो गया, x1 x2 वहां पर b स्क्वायर है, 4 पहले से ही है तो यहां 4b स्क्वायर हो गया। अब y1 प्लस y2 वहां पर 2p है तो यहां पर 4p स्क्वायर हो गया, माइनस y1 y2 वहां पर q स्क्वायर है तो यहां पर 4q स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 पूरे अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,5, 2,4, 3,3 आर ऑप्शन है वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ स्केलीन ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड कोलिनियर। तो हमने एज्यूम करा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, 1,5 को ए मान लिया, 2,4 को बी मान लिया, 3,3 को सी मान लिया। अब हम क्या करें, इनके बीच की डिस्टेंसेस निकालें। अगर सारी इक्वल आ गई इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ओनली 2 इक्वल आई आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो ए बी डिस्टेंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया √2। BC डिस्टेंस निकाल लें, C माइनस बी, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी √2। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि देखते आइसोसेलेस ट्राइंगल टिक कर दो आप। अभी हम पहले थर्ड डिस्टेंस भी निकाल लें, AC, C माइनस ए, C माइनस ए, और ये आ रहा है 2√2। अभी भी ऐसी गलती मत करना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आप टिक कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्राइंगल बनने के लिए सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन आप देखिए सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। आप क्या देख रहे हैं रिजल्ट, कि AB प्लस BC बराबर AC है, 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, कोलिनियर होगा। जल्दबाजी में आइसोसेलेस टिक मत कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 1,-2, 3,6, 5,10 एंड 3,2 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को देख के अगर सिस्टमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कंपटीशन के अंदर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आपका 11th का पूरा NCERT इन्हीं नोट्स के अंदर है।
क्या है क्वेश्चन कि आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए को मैं मान लेता हूं 1,-2, बी को मैं मान लेता हूं 3,6, सी को मैं एज्यूम कर लेता हूं 5,10 और डी को मैं एज्यूम कर लेता हूं 3,2। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार फिर याद दिलाऊं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो अब हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, ए बी और सी डी इक्वल आनी चाहिए। ए बी हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर और 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 और 64, 4 + 64, तो ये हो गया 68 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से अगर हम सी डी डिस्टेंस देखें तो ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर और 2 - 10 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये 4 है और वो 64 है, तो ये अगेन √68 है। लेकिन इससे हमारा पैरेललोग्राम कंफर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। इसी तरह से आप बी सी देखिए, C - B 5 - 3 का होल स्क्वायर और 10 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस और यहां पे 4 बचा, इसका स्क्वायर 16 √20। क्लियर हो गया। इसी तरह से AD डिस्टेंस 3 - 1 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर और ये भी √20। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। तो अब डायगोनल की लेंथ देखें, AC डायगोनल 5 - 1 का होल स्क्वायर और 10 + 2 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस और 144। ठीक है, तो ये कितना हो गया √160। तो BD डायगोनल ये नहीं आना चाहिए। तो BD डायगोनल 3 - 3 का होल स्क्वायर 2 - 6 का होल स्क्वायर √ नहीं, ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है।